हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल स्कॉलर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NIS क्लास 10 हिंदी के चैप्टर 8 को, जिसका नाम आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चंद्र गहना से लौटती बेर। ठीक है, तो यही एक चैप्टर आज हम पूरा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये आपका बुक का चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है चैप्टर 1, 2, 3, 4 till 7 तक के चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, समरी को नहीं जाना है और व्याख्या नहीं जानी है, तो आप प्लीज इस प्लेलिस्ट को चेक करिए, जो कि आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वहां पर मैंने 1 से 7 तक के सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान और सरल भाषा में, जिसे स्टूडेंट आसानी से समझ सकते हैं, एक्सप्लेन किया है। और प्लस पॉइंट वहां पर यह है कि आपको सारे एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है, यानी कि आपको उन वीडियोस को देखने के बाद कोई भी अदर वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही एक वीडियो आप देख लेते हो तो एग्जाम के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हो। तो ठीक उसी रिचुअल्स को फॉलो करते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर 8 पर। और यहाँ भी मैं आप सभी से प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप ये वीडियो टिल एंड तक देखते हो तो इसके बाद आपको कोई भी अलग वीडियो को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइड बुक्स को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चैप्टर 8 है चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं, ठीक है, जिसके कवि हैं। ये 1 नंबर में हमेशा से क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में आता है। मैं हर एक चैप्टर में बताती हूँ, अंडरलाइन करवाती हूँ, तो यहाँ भी अंडरलाइन करवा दे रही हूँ। कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना। आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड, केदारनाथ अग्रवाल जी जो है ना, वो एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी इनको प्रकृति से बहुत ज्यादा खासा लगाव है और इनकी रचनाओं में, इनकी कविताओं में, इनके संग्रहों में एक से एक बढ़ के चीजें हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रकृति के प्रेम को इनके थ्रू दिखाया गया है, उसको समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। ठीक है, ये टर्म आप याद करना, मानवीकरण। आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि ये टर्म आ जाए, तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज मानवीकरण। ठीक है, और इस चैप्टर में मानवीकरण का क्या मतलब है। तो ये जो कवि है वो प्रकृति प्रेमी है, इतना आप जानो, क्योंकि आगे आपको प्रकृति के बारे में, प्रकृति का ये नजरिया किसी और पहले चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा, कहीं किसी बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप भी एक बारी दंग रह जाओगे कि क्या सोच रहती है कवियों की और क्या कल्पना करते हैं। और केवल वो कल्पना ही नहीं करते कि मतलब उनके मन में ये चीजें आ रही हैं, वो उन्होंने लिख दिया बस, उसका किस तरीके से, सटीक तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं और हम तक भेजते हैं, और हम भी ठीक उसी तरीके से फिर उन प्रकृति की चीजों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में आपको प्रकृति की बहुत एक चीजें देखने को मिलेंगी, जिसका चित्रण आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सरसों के फूल के बारे में, अरसी के पौधे के बारे में, ठीक है, चने के खेत के चने के पौधे के बारे में, और बकुले के बारे में, गांव के बारे में। तो बहुत सारी तमाम चीजें आप इस एक चैप्टर में जानने वाले हो। ठीक है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आपको जानने होते हैं कुछ एक उससे पहले आपको जानने होते हैं इस चैप्टर में आए तमाम शब्दार्थ, क्योंकि बिना शब्दावली के, बिना शब्दों के अर्थ के कोई भी चैप्टर, कोई भी कविता, कोई भी दोहा अधूरा रहता है, आप उसको समझ ही नहीं पाते हो। तो आपको मैं बस इतना कहती हूँ, आप एक बार क्वेश्चन आंसर बाद में देख सकते हो, समझ सकते हो, या फिर जो मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ वहीं से आपका क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है। बट ये जो शब्दार्थ होते हैं ना, इन पे पकड़ बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन पे पकड़ के बिना, इनके समझ के बिना आप चैप्टर नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक शब्दार्थ हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाफट से पढ़ के आपको बता भी दे रही हूँ। तो पहला जो शब्द है वो है चंद्र गहना। ठीक है,
तो चंद्र गहना क्या हो सकता है? तो ये यहाँ पर बताएगा कि एक गांव का, किसी छोटे से गांव का, कस्बे का नाम है चंद्र गहना। दूसरा, बिस्से के बराबर। हम भी आज बोलचाल की आम भाषा में ये शब्द प्रयोग करते हैं कि बित्ते भर का है, ठीक है। तो बित्ते भर का मतलब छोटा सा, ओके। ठिगना, ठिगना अगेन, ठिगना मतलब छोटा नाटा, ठीक है। मुरैठा, मुरैठा यहाँ पर आया है, मैं बता दूं, पगड़ी, ठीक है, जो सर पे बांधते हैं, पुरुष जाति जो सर पे बांधती है, सहरा, पगड़ी, पग, तो उसको यहाँ पर मुरैठा है। अलसी, अलसी, ठीक है, अलसी है एक तिलहन का पौधा, ठीक है। तो ये एक पौधा है जिसके बारे में आप आगे खूब सारी बातें जानने वाले हो, पढ़ने वाले हो। हठीली, हठीली मतलब जिद्दी, ठीक है, हट करना, जिद करना। और एक चीज है सयानी। सयानी को आप देखोगे यहाँ पे 3 मतलब निकल के आ रहा है, तीनों का मैं आपको बता दे रही हूँ एक एक करके, ठीक है। और जरूरी नहीं कि इस चैप्टर में तीनों ही मतलब आके निकल के आ रहा है, मैं ये भी बताऊंगी कि इस चैप्टर में सयानी जहां पर आया है वहां पर पर्टिकुलरली इसमें से कौन सा अर्थ लिया गया है। तो पहला तो है यहाँ पे समझदार होना, दूसरी है युवती होना, तीसरी है चतुर होना, ठीक है। और फिर एक मुहावरा आपको आगे देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, हाथ पीले होना, ठीक है, हाथ पीले होना इन जनरल कहते हैं विवाह होना, ठीक है। तो मुहावरा है जिसका अर्थ आपको हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर में 1 नंबर के लिए आ जाए। फाग, ठीक है, अब यहाँ पर फाग है, होली के मौसम में गाया जाने वाला लोकगीत। तो लोकगीत जनरली क्या होता है, एक क्षेत्र से निकल करके आता है और उस क्षेत्र के लोग पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर जनजाति जो होती है उस तरह के गीतों को गाती है। तो यहाँ पर भी जो फाग है वो जनरली होली के आसपास गाया जाता है, जो लोकगीत होता है उसको फाग फाग कहते हैं, ठीक है। आगे स्वयंवर, ठीक है, आपने इस टर्म को तो सुना होगा, रामायण में बहुत जगह पे इसका सुना होगा आपने। तो ये एक तरीके की विवाह प्रथा है जिसमें युवती जो होती है, यानी कि जो स्त्री होती है, वो खुद चूज करती है अपने वर को, अपने हस्बैंड को, ठीक है। अनुराग, अनुराग स्नेह प्रेम, अंचल आंचल, विजन निर्जन, ठीक है। पोखर छोटा सा तालाब, ठीक है। तो आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे तालाब होते हैं तो उनको हम पोखर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लहरिया, तो लहरिया क्या होती है, पानी में जो उठती है छोटी छोटी लहरें, तो उसको हम बोलते हैं लहरिया, ठीक है। नीलतल, नीलतल मतलब नीले रंग का सतह, बॉटम लाइन, ठीक है। बॉटम जो होता है किसी का अगर नीला है तो हम उसको यहाँ पे नीलतल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस सभी का स्क्रीनशॉट भी फटाफट से ले लो, मैं पढ़ दे रही हूँ, ठीक है। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, तो क्या है, पानी में चंद्रमा की परछाई या प्रतिबिंब। आगे जब आएगा ना तो वहां पर और अच्छे से एक्सप्लेन होगा तो आप समझोगे। फिर श्वेत, श्वेत मतलब चमक, सफेद उजला। चटुल, चतुर चालाक, ठीक है। गगन तो पता ही है। तो ये सारी पर्यायवाची भी एक तरीके की है, तो इन सबको आप देख सकते हो, पर्यायवाची भी इन सबसे आ सकती है तो याद कर सकते हो, ठीक है। फिर मीन, मीन आएगा, इसका ध्यान रखना, मीन मतलब मछली। ध्यान निद्रा, और मतलब ध्यान रूपी निद्रा या ध्यान में डूबा होना, ठीक है। चट मतलब तुरंत, और झपाटे मारना मतलब झपटना, ठीक है। तो ये रहा इस चैप्टर का क्या शब्दार्थ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। वैसे ये तो आपकी बुक पे भी है बट आप बुक खोलोगे नहीं, तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पहले ही दिखा दे रही हूँ, तो यहीं से आप कम से कम स्क्रीनशॉट लेके नोट्स तैयार कर सकते हो, या एक बार सुन लेना तो भी याद हो सकता है। अब यहाँ पर मैं एक एक लाइन जब पढ़ूंगी ना, तो ये सारे जो ऊपर आपके शब्दार्थ थे वो मैजिक करने वाले, इसीलिए शब्दार्थ को मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज शब्दार्थ पे ज्यादा फोकस करना, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब अपनी कविता को, ठीक है। और इसके कवि मैंने आपको बताया है केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो शुरू करते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, ठीक है। तो यहाँ जो कवि है, यहाँ पे जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, तो यहाँ जो कवि है वो देख आए हैं चंद्र गहना। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि वो शायद किसी गांव से लौटे हैं और उस गांव का नाम क्या हो सकता है, चंद्र गहना। ऊपर मैंने बताया था चंद्र गहना जब शब्दार्थ में आया था, दैट वाज एक छोटा गांव, ठीक है। तो वो क्या है, किसी गांव से आए हैं और उस गांव को उन्होंने देख लिया है और वो आए हैं और कहीं का दृश्य देख रहे हैं। अब कहाँ का दृश्य है, कौन सा दृश्य, आगे बताते हैं हम। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, ठीक है। तो वो लौटे हैं एक चंद्र गहना नामक
जगह से, गांव से, और वो अब एक खेत के मेड़ पर बैठ करके वहां के दृश्य को, वहां के आसपास के वातावरण को, नेचर को, प्रकृति को निहार रहे हैं और उसकी सुंदरता में डूब रहे हैं। ठीक है, मेड़, एक टर्म आया है मेड़, उसको देख लेते हैं वो क्या होता है। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ इस तरीके का होता है मेड़ आपका। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है, मतलब खेत के जो लास्ट में लाइंस इस तरीके की होती है, मतलब ये जहां पर खेत खत्म होता है ना, तो उसको इस तरीके से मेड़ कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो चंद्रगहना नामक जगह से लौट के आ गए हैं। अब एक खेत के मेड़ पर बैठ करके उसकी सुंदरता को, उसके आसपास के दृश्य को निहार रहे हैं। निहारते निहारते वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा इमेजिन किया, कुछ ऐसी कल्पना की, बता रहे हैं वो, एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना। ठीक है, तो एक बित्ते, पहली बात मैंने आपको शब्दार्थ में बताया था कि बित्ते, ठीक है, यानी छोटा, ठिगना, ठीक है, नाटा, ठीक है, चना, चना क्या है, यहाँ पे चने के पेड़ को बोल रहे हैं। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो इस तरीके का चना, यहाँ पे पेड़ मैंने लगा रखा है, यहाँ पे फोटो लगा रखी है सभी के लिए, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो, इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग हो सके, ताकि आपको याद रहे चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब वो लौटते हैं उस चंद्रगहना नामक जगह से, तो वहां पर खेत के मेड़ पर वो बैठ जाते हैं, और बैठ के उनको सामने क्या दिखाई देता है, सामने दिखाई देता है एक बित्ते भर का ठिगना चना का पौधा। और वो यहाँ पर उस पौधे को क्या मान बैठे हैं, वो मान बैठे हैं कि वो कोई इंसान है। ठीक है, चलो एक टर्म मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मैंने बताया था मानवीकरण, मानवीकरण, क्योंकि ये बताना यहाँ पे जरूरी है, तभी आप चीजें समझोगे। अब मानवीकरण क्या होता है, मानवीकरण कवि ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर प्रकृति की प्रत्येक वस्तुओं का, पेड़ पौधे, ठीक है, वनस्पतियों का इंसानों से कंपेयर कर दिया है, इंसानों से तुलना कर दिया है, या इंसानों की तरह हरकत करते हुए उनको बताया गया है। ठीक है, तो इस टर्म को, इस सोच को क्या बोलते हैं, मानवीकरण। तो यहाँ पे कवि ने इन पौधों का या फिर तमाम प्राकृतिक दृश्यों का क्या किया है, मानवीकरण कर दिया है। इसलिए अब वो जो पौधा है उनको, वो इंसान सा प्रतीक होता है, कोई मनुष्य सा, कोई युवक सा प्रतीक होता है, जो कि वहां पर बता रहे हैं कि एक ठिगने भर का, बित्ता भर का चना है, लेकिन कैसे अकड़ के खड़ा है और अपने सर पे मुरैठा बांधे। मुरैठा मैंने बताया था क्या था, पग और पगड़ी सर पे बांधते हैं ना, साफा। तो ये देखो, जो चने के पौधे पे फूल निकल कर आता है वो कुछ पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, और वो कवि को ऐसा लगता है कि वो चने ने क्या बांधा है, सर पे अपने पगड़ी बांधी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक बित्ते भर का चना, ठिगना चना, इस तरीके से अपने सर पे क्या बांधे खड़ा है, मुरैठा, यानी कि पगड़ी बांधा है, जैसे सज धज कर कोई दूल्हा मंडप में खड़ा होता है, अकड़ के खड़ा होता है। तो वो यहाँ पर कहते हैं चने के बारे में इतनी बातें। समझ गए? ठीक है, चने के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक ठिगने भर का, बित्ता भर का चना है, जो कि सर पे क्या बांधा है, पगड़ी बांध के, गुलाबी कलर की, खड़ा है ऐसे। कहाँ पे खड़ा है, उनको ऐसा प्रतीत कैसा हो रहा है कि वो किसी विवाह मंडप में, शादी के मंडप में खड़ा है। ठीक है, अकड़ के जैसे दूल्हे खड़े होते हैं। आगे बता रहे हैं, अब वो यहाँ पर अलसी के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं उसको देखेंगे कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठेली। ठीक है, तो अलसी, यहाँ पर एक नया पौधा आ गया अलसी, जो कि चने के पौधे के साथ ही आसपास ही लगी है। ठीक है, तो अलसी कैसी है, हठीली। हठीली यहाँ पर एक टर्म आ गया जिसका मैंने अर्थ आपको बताया था कि हठीली मतलब जिद्दी। ठीक है, तो अलसी कैसी है, यहाँ पर हठीली है। और उसके बारे में और कुछ बता रहे हैं कि उनका जो अलसी का जो पौधा होता है ना, वो काफी ज्यादा पतला दुबला होता है, लचीला होता है। तो जरा सा भी हवा आता है ना, हवा पड़ती है पौधे में, तो वो एकदम आसानी से मूव कर जाता है। ठीक है, मूवमेंट होता है उसमें, इधर उधर डोलने लगता है। और अलसी का पौधा कुछ इस तरीके का होता है कि उसपे नीले नीले ऊपर फूल निकले होते हैं। तो उनको वही लगता है कि अलसी की पौधा जो है वो बहुत ही हठीली है, जिद्दी है। और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है कि वो, उसकी देह कुछ कैसी है, बॉडी एकदम से पतली है, कमर कैसी लचीली है। ठीक है, मैंने बताया ना पतला सा होता है और थोड़ा सा हवा आता है तो वो मूवमेंट करता है। इसको वो कह रहे हैं कि लचीलापन है, कि आसानी से कहीं भी इधर उधर हो जा रही है।
नील फूले फूल को सिर पर चढ़ा के, ठीक है। तो ये अरसी के पौधे का जो बीज होता है उसमें जो फूल निकल के आते हैं वो नीले कलर का होता है, तो वो कहते हैं कि सर पे अपने नीले रंग का फूल चढ़ाकर है। और क्या कहते हैं वो वहां पर, कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको, ठीक है। मतलब अलसी कैसी है, अलसी हठीली है, मतलब जिद्दी है, लचीली है, इधर उधर मूवमेंट कर रही है, उसकी देह बिल्कुल पतली सी है और वो हिल डुल कर भी अकड़ कर फिर खड़ी हो जा रही है। और इतना होने पर भी, हठीली लचीली और पतली दुबली होने के बाद भी वो ऐसा महसूस करा रही है, ऐसा प्रतीत करा रही है वहां पे कवि को कि वो कह रही है कि जो मुझे छू ले, जो मुझे टच कर ले, मैं उसकी हो जाऊं। मतलब उसमें प्यार की भावना कूट कूट के भरी है, वो प्यार के लिए वहां पे ललाहित हो पड़ी है कि कोई भी अगर मुझे छू ले पाले तो मैं उसकी होने को यहाँ पे तैयार हो जाऊं। तो अलसी के बारे में यहाँ पे इतना कुछ कहा गया है। तो पहला क्या था, पहला था चना, फिर हुई अलसी। आगे हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर, ठीक है, तीसरी प्राकृतिक चीज, तीसरा प्राकृतिक पौधा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ गया, और सरसों की ना पूछो। अब यहाँ पे तीसरी चीज की एंट्री हो गई, ठीक है। चलो यहां तक देखते हैं। अब तीसरी चीज की एंट्री हो गई और यहाँ पर है सरसों, और सरसों की ना पूछो। तो कवि थोड़ा इस तरीके से इजैजरेट करके चीजें बता रहा है, बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि सरसों की तो बात ही मत करो, सरसों तो बिल्कुल निराली है, उसके बारे में तो पूछो ही मत। इस तरीके से हम जनरली कहते हैं ना कि उसकी बात मत करो, उसके बारे में तो मत ही पूछो। तो यहाँ पर कवि ने भी सरसों के स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ कहा है कि सरसों की तो बात ही मत करो, उसके बारे में तो पूछो ही मत। क्यों, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडल में पधारी, ठीक है। तो मैंने बताया था सयानी, ऊपर सयानी के तीन तीन मीनिंग निकल के आ रहे थे। तो यहाँ पर सयानी का जो सेंस है, जो अर्थ है, वो इस तरीके से है कि जो सरसों है वो अब युवती हो गई है, बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, ठीक है। और उसके हाथ, उसने हाथ पीले कर लिए हैं, ठीक है। हाथ पीले करना एक मुहावरा था जिसका मतलब था शादी को तैयार, शादी होना, ठीक है। ब्याह मंडल में पधारी मतलब सरसों के पौधे के बारे में उन्होंने बताया है कि ऐसा लग रहा है कि वो काफी बड़ी युवती हो चुकी है अब, बिल्कुल विवाह के लिए, शादी के लिए तैयार हो गई है, हाथ पीले करवा रखे हैं उसने। और वो कहाँ पधार बैठी है, कहाँ आ बैठी है, वो आ बैठी है विवाह के मंडप में, ठीक है, विवाह मंडप में। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था फाग क्या होता है कि एक तरीके का लोकगीत होता है जो कि होली के दिनों में गाया जाता है। तो मतलब यहाँ पर फाग भी आ गया, उन्होंने इतना इमेजिन कर लिया इन सारी चीजों को, इतना डूब गए कि भाई उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि फाग भी आकर के फागुन गा रहा है। और जैसे क्या हो रहा है वहां पर, जैसे स्वयंवर चल रहा है। स्वयंवर किसका चल रहा है, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, किसका स्वयंवर चल रहा था भाई, किसका, सरसों का, ठीक है। सरसों का स्वयंवर चल रहा है, फाग वहां पे गीत गा रहा है और वहां पर सरसों जो है ब्याह मंडप में पधार गई है, हाथ पीले कर लिए हैं, सयानी हो रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस वीजन में। यहाँ पर एक बड़ी ही बखूब तरीके से एक लाइन को बताया गया है कि जैसे विवाह में इन जनरल क्या होता है कि जो कन्यादान होता है वो कौन करता है, माताएं करती हैं बेटियों का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति को, ठीक है, नेचर को, प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है, माँ बताया गया है। और वो अपने अंचल में, अपने आंचल में इतना प्यार समेटे हुए हैं, इतना अनुराग है, प्यार है पूरे वातावरण में। तो मानो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति स्वयं क्या कर रही है, कन्यादान कर रही है सरसों का। मतलब इतना प्यार बिखेर दिया है प्रकृति ने तमाम जगह पर कि ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। विजन में, विजन मतलब वहां पे क्या था, निर्जन, मतलब दूर दूर तक उस पूरे जगह पर कोई नहीं है, वहां पे सिर्फ कुछ छोटे मोटे खेत हैं, कुछ पौधे हैं। लेकिन जो कवि है उसने प्रकृति का इस तरीके से मानवीकरण कर दिया कि उसको उस विजन में, उस निर्जन में भी
विवाह का शोर सुनाई दे रहा है, दूल्हे दुल्हन दिखाई दे रहे हैं, स्वयंवर दिखाई दे रहा है, फाग गीत सुनाई दे रहा है। तो ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज कही गई है, उसको भी ध्यान से समझना। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो मतलब यहाँ पर कवि जो है उनका ये सोचना है, जो कवि है उन्होंने शहरों को भी देखा है, शहरों का रहन सहन तौर तरीका भी देखा है कि वहां तो सिर्फ व्यापार होता है, पैसों की बात होती है, लेन देन होता है, ठीक है। वहां पर कोई अपनत्व नहीं होता है, कोई अपना पराया वहां पे नहीं होता है। वहां पे सिर्फ क्या होता है, व्यापार होता है, पैसे होते हैं, कारोबार होता है, और कुछ भी वहां पर नहीं होता है। जबकि गांव जो होते हैं, ठीक है, गांव में क्या होता है कि प्रेम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रकृति भी है वो इस तरीके से प्रेम बिखरती है कि एक निर्जन जगह में भी आपको इतना आनंद आ जाएगा जितना शहर के किसी बड़े बिल्डिंग में भी नहीं आ सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। मतलब यहाँ पर हर एक पग पर, हर एक दूरी पर प्रेम क्या करता है कि प्रेम की फसल होती है, प्रेम की खेती होती है। इतना प्रेम यहाँ पर, इतना अपनापन यहाँ पर बिखरा हुआ है। कहाँ? यहाँ पे बात की जा रही है गांव की, ठीक है। तो दो तरीके से कंपेयर किया गया, एक शहर को कंपेयर किया गया है कि वहां पे सिर्फ व्यवसाय होते हैं, व्यापार होता है, क्योंकि गांव में क्या होता है, गांव में पग पग पे प्यार की खेती होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे तो यहाँ पर अब थोड़ा सा चीजें चेंज होने वाली है, थोड़ा सा दृश्य चेंज होने वाला है। अभी तक यहाँ पर प्रकृति में प्रकृति का व्याख्या किया गया था, पौधे का व्याख्या किया गया था, सुबह का टाइम था। अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूसरी बातें होंगी, क्योंकि अभी यहाँ पर शाम भी हो रही है, उजाला थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। पूरा दृश्य अब यहाँ पे चेंज होने वाला है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरिया, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया, ठीक है। अब उनका ध्यान जाता है अपने पास के, अपने समीप के एक पोखर पर। पोखर क्या होता है, मैंने बताया था, छोटा मोटा तालाब, जो कि अभी भी हमें बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है। तो उसी तरीके का एक तालाब, एक छोटा पोखर देखता है। कौन देखता है? कवि देखता है, जो कि उसके पास में ही था। उठ रही इसमें लहरिया, लहरिया मैंने बताया था, लहर, छोटी छोटी लहरें, छोटा सा तालाब, छोटा सा पानी का एक जलकुंड, जिसमें क्या उठ रही है, लहरें उठ रही है छोटी छोटी, ठीक है। नील तल में तो उगी है घास भूरी। नील तल मैंने बताया था, नील तल मतलब बॉटम, जिसका तलवा, ठीक है, जिसका नीचे का हिस्सा क्या कैसा था, पोखर था, उसका नीचे का हिस्सा कैसा था, नीला था, ठीक है। और उस नीले तल में भी क्या उगा था, घास उगा था। घास का कलर कैसा था, भूरा था। मैं आपको एक एक बात, एक एक माइनर पॉइंट यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कुछ भी यहाँ से भूलोगे तो नहीं। और कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बट देखना सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, आप खुद दोगे। तो सुनो, एक बार पूरा ध्यान से सुनो, ठीक है। तो घास का कलर कैसा है, यहाँ पर भूरा है, ठीक है। तो क्या पूरा है, यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है, उसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, और तालाब की जो नीचे का तल है, सतह है, वो नीले रंग का है, और उसमें कुछ घास भी निकले हुए हैं। घास किस रंग के? घास है आपके भूरे रंग के, ठीक है। और सब लहर ले रहा है, सब लहरिया ले रहा है। मतलब अगर आप किसी तालाब को देखोगे, तो अगर उसमें हमें नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है और तालाब में ऊपर लहरें उठ रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि नीचे जो घास है, नीचे जो भी चीजें हैं, वो भी लहरें ले रही, जबकि वो वहां पर स्थिर है, ठीक है। लहरें कहाँ पर उठ रही है? लहरें ऊपर उठ रही हैं। नीचे की चीजें बिल्कुल स्थिर है, ठीक है, रिजिड है, मतलब वहीं पे टिकी हुई है। लेकिन ऊपर के कारण ऐसा इमेज बनता है, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे भी जो चीजें हैं वो भी हिल रही है। तो ऐसा लग रहा है घास भी वहां पे हिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता। अब यहाँ पे ये देखोगे क्या है कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, ये क्या है, यहाँ पर बात हो रही है चांद की, मून की, ठीक है। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा क्या है, यहाँ पर चांद है। तो आप थोड़ा सा लाइट वहां पे कम हो गया था, ठीक है, और शाम का वक्त हो गया था, तो चांद वहां पर ऊपर निकल आया था और
चांद का जो प्रतिबिंब था, जो इमेज था, वो कहाँ बन रहा था, वो पानी में बन रहा था, उस पोखरे में, ठीक है, उस पोखर में, उस तालाब में वो जो चांद था वो उसमें उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज बन रहा था। क्योंकि पानी हिल रहा था तो वो जो चांद था वो भी हिलता हिलता दिख रहा था और उसका बॉटम भी दिख रहा था। तो इस तरीके से मान लो यहाँ पर पानी है, यहाँ पर चांद है, ये हिल रहा है, तो इस तरीके से लगता है कि ये एक खंबा है, ठीक है, चांदी का खंबा लगता है इस तरीके से। यहाँ पर ये इमेजिनेशन हो रही है, ऐसा वहां पे देखने से लग रहा था कि चांदी का वहां पे एक खंबा बन गया उस पानी में, और वो इतना चमकदार था, इतना रोशनी दे रहा था कि जो राइटर थे, जो कवि थे, उनकी आंखें चौंधिया गई थी, मतलब पूरा वो चमकदार हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब ये एक और चीज वहां पे कहते हैं कि वहां पर तालाब के किनारे क्या थे, बहुत सारे छोटे 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 पत्थर रखे हुए थे। पत्थर कहाँ पे थे, पत्थर पानी के अंदर थे। तो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पर फिर से उन्होंने मानवीकरण किया था चीजों का, प्रकृति का, तो उनको ऐसा लगता है कि जो पत्थर थे वो कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई मनुष्य है जो कि झुक करके कई सालों से पानी पी रहा है। क्योंकि वो पानी के अंदर थे तो उनको ऐसा लगता है कि कई सालों से, जब से पोखर यहाँ बना हुआ है तब से पत्थर भी यही होंगे, तब से ये उसका पानी पी रहे हैं, और इनकी प्यास न जाने कब बुझेगी, कब मिटेगी, और इनको तसल्ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पत्थरकारों ने वो कहा था कि वो चुपचाप वहां पे कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से पानी पी रहे हैं, और उनकी प्यास न जाने बुझी क्यों नहीं रही है, और ये कब बुझेगी कोई जानता भी नहीं इसके बारे में, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे कहते हैं कुछ नए जीव जंतु के बारे में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये चुप खड़ा बकुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चित दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपको समझाऊंगी, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से दो अलग अलग चीजों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है बकुले की, ठीक है। बकुला अगर आपने देखा होगा तो उसकी एक खूबी होती है कि अगर वो जिस भी तालाब में, जिस भी नदी में, जिस भी झरने में रहता है, वो क्या करता है, एक टांग पे खड़ा होता है और उसकी आंखें जो होती हैं बंद होती हैं, और वो किसी ध्यान मुद्रा में खड़ा होता है। ऐसा लगता है सामने वालों को, या फिर जो भी उसके उस तालाब के, नदी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, उन सबको ऐसा लगता है कि ये तो सो रहा है, ये तो एक्टिव नहीं है, सचेत नहीं है, तो ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन बकुला ध्यान मग्न होने की सिर्फ एक्टिंग करता है, सिर्फ दिखावा करता है। जैसे ही उसके पास से कोई भी मीन मतलब मछली, ठीक है, चंचल मछली उसके पास से गुजरती है, तो वो क्या करता है, चट से उस पे झपट्टा मारता है और उसको अपने गले से नीचे उतारता, मतलब खा लेता है, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो समाज में भी इस तरीके के लोग होते हैं जो हमें दिखते कुछ और हैं, बट वो क्या होते हैं, रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। तो इसको यहाँ पर एक टर्म भी दिया गया है, बकुला भगत, ठीक है। मतलब ये इंसानों का शोषण करते हैं, दिखेंगे कुछ और, पर इन जनरल रियल लाइफ में ये कुछ और होंगे जो दिखावा कर रहे होते। तो बकुला यहाँ पे वही एक चीज बता रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पर एक और चीज है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है जल के हृदय पर, ठीक है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब यहाँ पर उन्होंने एक और चीज को इंट्रोड्यूस किया है, एक पक्षी को इंट्रोड्यूस किया है जिसका माथा कैसा है, जिसका माथा है काला, पंख कैसे हैं, पंख है सफेद, चोंच कैसा है, चोंच है पीले रंग की, ठीक है। मैं अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ आपको यहाँ पे सब कुछ, कि काला माथा, ठीक है, श्वेत पंखों मतलब सफेद पंख, ठीक है, और उजली चटुल मछली मतलब एक उजले कलर की मछली को यहाँ पे दबाती है वो, और चोंच कैसे है उसके, पीले रंग के। तो एक चिड़िया जो काले माथे की है वो ऊपर उड़ती रहती है, और फिर जैसे ही उसको मछली दिखती है पानी के अंदर, वो अपने श्वेत पंखों से उड़ करके झपट्टा मारती है और अपने चोंच में उस मछली को दबा करके उड़ जाती है नीले गगन में, मतलब आसमान में,
ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कविता। तो कविता में हमें दो एस्पेक्ट देखने को मिले। पहला जो स्टार्टिंग था वहां पर प्रकृति का प्यार दिखाया गया था, प्रकृति के बारे में अच्छी बातें बताई गई थी। वहीं जब दूसरा पैरा स्टार्ट होता है इस कविता का, तो वहां पर प्रकृति का कुछ खास रियलिटी, ठीक है, प्रकृति की कुछ वास्तविकता बताई गई जो कि बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। और ये कहते हैं कि ऐसा ही ठीक हमारे पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल जीवन में भी होता है कि जिन इंसानों को हम समझते हैं कि ये हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे, ये भले इंसान हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, उन्होंने उस चीज का मुखौटा ओढ़ा होता है और रियल लाइफ में वो वैसे नहीं होते हैं। जस्ट लाइक बकुला, ठीक है, जो कि एक टाइम पर खड़ा होता है और लोगों को लगता है कि ये सो रहा है, ध्यान मग्न है, बट जैसे ही मछली आती है उसके पास से वो उसको घट से गटक जाता है। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरी एक कविता जिसके राइटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं इसके सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में उसको देखेंगे। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आपको कई सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सारे वन वर्ड है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न है। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको फटाफट से टिक करना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और देखना, उसके साथ ही आपको आंसर भी पता लग जाएगा अगर आपने ठीक तरीके से वीडियो को सुना है तो। कवि ने चने को गुलाबी मुरैठा बांधे बैठा हुआ क्यों कहा? ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि चना विवाह के लिए तैयार था। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। हृदय के दान से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो वहां पर जो हठीली अलसी होती है ना, वो कहती है ना कि जो मुझे छू लेगा मैं उसको अपना हृदय दान कर दूंगी। तो इसका क्या मतलब होता है कि प्यार करना। ठीक है, आगे देखते हैं। फाग या गाता फागुन आ गया है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पूरे के पूरे कविता में कौन सा अलंकार था? ठीक है, मैंने बताया था मानवीकरण। तो यहाँ पर अलंकार निकल के आता है मानवीकरण। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, किसके लिए कहा गया था? तो मैंने बताया था ना, ग्रामीण परिवेश के लिए, गांव के लिए। तालाब के तल में भूरी हरी घास लहरियां क्यों लेती हैं? क्योंकि तालाब का पानी हिलता है तो ऐसा लगता है कि जो घास है भूरे रंग की वो भी हिल रही है। तो यही यहाँ पे इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, नोट करते जाना, जैसा ठीक लगे आप करते जाना। ये क्वेश्चन तो तैयार ही कर लेना। आई एम वेरी श्योर कि इसमें से कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। चांद गोल खंबा सा क्यों लग रहा है? पानी के हिलने के कारण। मैंने बताया ना कि चांद का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, पानी में बन रहा है और जो पानी है वो लगातार हिल रहा है और पानी का जो बॉटम है, सतह है नीले रंग का, वो भी दिख रहा है। तो चांद के प्रतिबिंब से उस बॉटम की जो पूरी दूरी क्रिएट होती है, तो ऐसा इमेज क्रिएट होता है कि वो एक खंबा सा प्रतीत होता है। ठीक है, बकुला किसका प्रतीक है? शोषक का। मैंने बताया था या फिर नहीं बताया तो अभी नोट कर लो। यहाँ पर बकुले को प्रतीक दिया गया है शोषक का। ठीक है, काले माथे वाली मछली किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है चालाक व्यक्ति का। ठीक है, कविता में सरसों का सियानी होने का संकेत किससे मिलता है? पीले फूल आने से। ठीक है, ओके। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ बताइए। तो मैंने ऊपर आपको सारे पंक्तियों का अर्थ बताया है, चाहो तो आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो और इसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सारे के सारे वीडियो लेक्चर चाहिए, तो आप अभी डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और पढ़ाई जारी रख सकते हो। और नहीं चाहिए तो आप यूट्यूब पे जुड़कर इसको फ्री में एक्सेस कर ही सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कविता के आधार पर चने के सौंदर्य का चित्रण कीजिए और बताइए कि उसे किस किस रूपों में दर्शाया गया है। मैंने बताया है कि खेत की मेड़ पर बैठे कवि का ध्यान जब चने पर जाता है, चने का पौधा आकार में छोटा होता है, चने में गुलाबी रंग के फूल आ गए। ओके, तो मैंने बताया ना कि वो कद में छोटा ठिगना होता है और उसके जो सर पे होता है वो पिंक कलर के, गुलाबी कलर के फूल आते हैं। तो ऐसा लगता है कवि को कि उसने गुलाबी रंग का साफा या फिर कह लो पगड़ी पहनी हुई है, जो कि वहां पे उसको सजा सवरा दूल्हा दिखाता है। ठीक है, सरसों को हो गई सयानी क्यों कहा गया है? तर्क बताइए। तो पढ़ लेना एक बारी, मैंने बताया इसको वहां पर आगे। व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल को प्रेम के लिए उर्वर क्यों माना गया? ये मैंने इसका भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको भी आप लिख सकते हो। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा का चित्र अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ओके, तो मैंने वही बताया कि किस तरीके से उसकी परछाई इमेज बनती है पानी के हिलने से, कैसे वो खंबे सा प्रतीत होता है। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। सही वर्ड नहीं मिल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, कन्वर्ट करके लिख लेना।
बकुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और किन विशेषताओं को रेखांकित करता है? क्या आज के समाज में यह उदाहरण प्रासंगिक है? तो किन लोगों को यहाँ पर वो दिखाता है, पर एक बार पढ़ देती हूँ आप सभी के लिए। तालाब के कुछ दूरी पर कभी कोई बकुला दिखाई देता है। बकुला की टांगे पानी में है, ऐसा लगता है कि ध्यान में डूबा है और सो रहा है, पर जैसे ही कोई मछली दिखाई देती है उसे लपक कर गटक जाता है। यहाँ बकुला शोषक शोषक ठीक है, वर्ग का प्रतीक है। आज भी समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देखने में बहुत शरीफ प्रतीत होते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपका हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं, पर मौका पाते ही आपका नुकसान करने से बाज नहीं आते। ठीक है, राजनेता और पूंजीपति इसी वर्ग में आते हैं। आज भी बकुला का उदाहरण प्रासंगिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? तो स्क्रीनशॉट ले लेना या जो समझ में आया लिख सकते हो आप। हृदयहीन पत्थर किन लोगों का प्रतीक है? क्या आज के समाज में ऐसे उदाहरण दे सकते हैं? तो एक और चीज थी कि पत्थर को वहां पर बताया गया था हृदयहीन व्यक्ति से कंपेयर किया गया था उसका। बकुला जो था वो शोषक था, काले माथे वाली चिड़िया वहां पे क्या थी? चालाक व्यक्ति को दिखाया गया था, और हृदयहीन पत्थर को क्या दिखाया गया था? हृदयहीन व्यक्ति। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं इसको भी। क्या है? पत्थर समाज में हृदयहीन लोगों का प्रतीक है। ये हृदयहीन लोग न जाने कब से समाज में भोले भाले लोगों का खून चूस रहे होते हैं। दुनिया बदल गई पर इनका स्वभाव नहीं बदला। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वो पत्थर कई सालों से उस तालाब का पानी पी रहा था पर उसकी प्यास नहीं बुझती थी, ठीक उसी तरीके से हमारे समाज में भी कुछ ऐसे हृदयहीन लोग मौजूद होते हैं जो कि भोले भाले मानुष का खून चूस रहे होते हैं कई सालों से, और मौका पाते ही फिर उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो यही ऊपर है, इसको ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और लिख सकते हो। आगे देखते हैं। 20-20 शब्दों में इन सभी का आपको आंसर देना है। कवि किस स्थान से लौट कर आया है? उसके लौटने पे क्या देखा? पता ही है। सबसे पहले कवि का ध्यान किस ओर जाता है? ठीक है, चने पे जाता है, पता ही है। कवि ने अलसी के कितने और क्या विशेषता बताई? हटीली, देह पतली, लचीली कमर, 3 चीजें बताई है। कवि ने सयानी के 3 अर्थ क्या क्या बताए हैं? देखो आ गया ना शब्दार्थ वाली चीजें, समझदार होना, यौवन आ जाना, या फिर चतुर होना। ठीक है, कवि को तालाब में क्या दिखाई देता है? पहले उसको दिखाई देता है वहां पे पत्थर, फिर दिखाई देती है नीली सतह, फिर दिखाई देता है घास, बकुला, तमाम चीजें आप लिख सकते हो। अब 20-20 शब्दों में आंसर देना है। कवि ने सरसों के प्रसंग में हाथ पीले करने का, तो ऊपर था ये क्वेश्चन, वापस रिपीट हुआ है। सरसों के प्यार का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? ओके, इसको पढ़ देते हैं। सरसों साधारण लड़की नहीं है, वह बहुत हठीली है, इसके बावजूद भी उसका हृदय प्यार के लिए ललाहित है। ठीक है, तालाब की सतह पर किसकी आभा आंखें बुधिया देती है? तो चांद था वो। तालाब के किनारे पड़े पत्थर को देखकर कवि की कल्पना हृदयहीन लोगों से वो करता है, और ऐसे पत्थर जो कई सदियों से वहां का पानी पी रहे हैं। कवि की दृष्टि में ग्रामीण भूमि कैसी है? अधिक उपजाऊ है प्यार के लिए। ठीक है, प्रेम के लिए। 25-25 शब्दों में आंसर देना है। अलसी को देखकर कवि को क्या लगता है? स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने कई बार बताया है। पीली सरसों किसके विवाह के लिए आई है? खुद के। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा से कवि का क्या आश्रय है? पढ़ लो। तालाब में बकुला कैसा लग रहा है? तालाब की सतह पर तालाब की सतह पर चिड़िया ने क्या किया? तो वो जो काले माथे वाली चिड़िया होती है वो आसमान में उड़ रही होती है, तभी उसको वहां पर एक मछली दिखती है और वो अपने सफेद पंखों से नीचे आती है और झट्ट से अपने पीले चोंच में उस मछली को दबा करके वापस उड़ जाती है। ठीक है, कवि ने चने के पौधे की क्या विशेषताएं बताई हैं? कई बार मैंने बता दिया। बकुला समाज के किन लोगों का प्रतीक है? शोषक। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में प्रस्तुत दृश्य का अर्थ, वही सारी चीजें हैं। ओके, तालाब के पत्थर को देखकर कवि ने क्या कल्पना की? ऊपर क्वेश्चन था। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रण पर टिप्पणी कीजिए। तो आप सभी के बारे में एक एक लाइनें लिख सकते हो। चना, अलसी, सरसों, बकुला, पत्थर। ओके, काव्यांश। ओके, अब यहाँ पर ये आ गया काव्य सौंदर्यन। तो यहाँ पर दिया है एक लाइन और इसका फिर आपको नीचे काव्य सौंदर्यन करना है। तो पहले आपको लिखना होता है ये काव्यांश का प्रसंग। यह काव्यांश चंद्रगहना से लौटती बेर पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता केदारनाथ जी हैं। तो ऐसा लिखना होता है, फिर आपको उसकी काव्य सौंदर्यन या व्याख्या करनी होती है। तो नीचे भी सेम क्वेश्चन ही है, आपको इस काव्यांश को पढ़ना है और उसके बारे में नीचे व्याख्या करनी है।
तीसरा भी सेम ही क्वेश्चन है, इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैंने ऊपर बताया है सेम बातें, दोबारा बताने का कोई उसको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, सब काव्य सौंदर्यन था। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 8 लेसन 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। चैनल पे बने रहना आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।